नमस्कार दोस्तों, मैं एन के ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। और ये क्लास बिल्कुल मतलब टेम्पररी नहीं हो रही है, चाहे ऊपर ऊपर की पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल एक एक टॉपिक, एक एक उसकी हेडिंग्स, ठीक है। तो टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बिल्कुल डिटेल्स में, और वो भी एनसीईआरटी, कोई यहाँ गाइड नहीं, कोई कुंजी नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी बिल्कुल डिटेल्स में और बिल्कुल टॉपिक वाइज, ठीक है। तो अगर आपको इसका लाभ लेना है तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अधिकतर बच्चों तक पहुँचाओ ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और आपको भी इसका लाभ मिलेगा। और तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है विधायिका, ठीक है। ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है विधायिका, ठीक है। तो विधायिका क्या होती है, हम इसको पूरा देखते हैं, उसके बाद देखेंगे विधायिका का क्या रोल है और संसद क्यों चाहिए, 2 सदनों की आवश्यकता क्या है, संसद क्या करती है, संसद कानून कैसे बनाती है, संसद कार्यपालिका पे कैसे नियंत्रण रखती है, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि देखिए, सरकार 3 स्तर पे होती है, 3 लेवल की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार, ठीक है। तो अभी स्थानीय सरकार को हम साइड करते हैं, 2 को देखते हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, ठीक है। तो सरकार को देखते हैं, सरकार, ठीक है। और सरकार के 2 हम अभी ले रहे हैं, ऐसे स्थानीय सरकार को भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक होते हैं केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, और एक राज्य सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, और कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी सरकारों के 3 अंग होते हैं, ठीक है। एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, सभी सरकारों के 2 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो इस सरकार के भी 3 अंग हो जाएंगे, केंद्रीय सरकार के भी 3 अंग, जैसे विधायिका, विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। इसके भी यही अंग हो गए, केंद्र सरकार के भी 3 और राज्य सरकार के भी 3। तो सरकार कोई भी हो, ठीक है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तीनों सरकारों के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो विधायिका क्या होती है, विधायिका सरकार की वह अंग होती है जिसके माध्यम से कानून का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो विधायिका सरकार की वह अंग है जो कानून का निर्माण करती है या कानून बनाती है, ठीक है। तो ये विधायिका की परिभाषा है, ठीक है। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका सरकार की वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, ठीक है। जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है उसको हम कहते हैं कार्यपालिका, ठीक है। और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना, ठीक है। अगर कोई समाज में दिक्कत है, चाहे सरकार में दिक्कत, चाहे इन दोनों अंगों के बीच कोई लड़ाई हो जाए, चाहे कोई दिक्कत हो जाए, तो न्यायपालिका का काम है न्याय करना, ठीक है। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, कानून बनाना, इसका काम है कानून बनाना। इसका है कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना, लागू करना। और न्यायपालिका का काम है न्याय करना, न्याय करना, ठीक है।
तो सरकार के तीनों के अलग अलग काम है, लेकिन हमें तीनों अंग के अभी नहीं पढ़े, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे विधायिका। ठीक है, तो विधायिका क्या है, क्या काम करती है हम देखते हैं। लेकिन ये विधायिका की परिभाषा आप लोग जरूर देखना है कि विधायिका सरकार की वह अंग है जो कानून का निर्माण करती है, चाहे कानून बनाती है। तो ये विधायिका की परिभाषा है। और आगे हम देखते हैं विधायिका क्या काम है, कैसे काम करती है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे देखा हमने कि विधायिका कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, तो विधायिका में हमें केंद्र की विधायिका पढ़ना है। ठीक है, राज्य के अभी छोड़ राज्य हम बाद में पढ़ेंगे। केंद्र की विधायिका, तो केंद्र की देखिए सभी विधायिका को क्या है, कुछ नाम दिया जाता है। सभी देशों में चाहे अपने देश में विधायिका क्या है, कुछ नाम है। तो केंद्र की जो विधायिका है उसको हम संसद कहते हैं। केंद्र की विधायिका का नाम संसद है। तो केंद्र की विधायिका, ठीक है, केंद्र की विधायिका, केंद्र की विधायिका का नाम है, ठीक है, संसद। ठीक है, संसद या पार्लियामेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो केंद्र की विधायिका का नाम है संसद। और संसद क्या है, क्या विधायिका क्या है कि कहीं भी एक सदनीय भी हो सकती है और दो सदनीय भी हो सकती है। एक सदनीय का मतलब कि संसद के एक सदन भी हो सकते हैं और दो। तो जो केंद्र की हमारी विधायिका है वो दो सदन है इसमें। ठीक है, दो सदन है केंद्र की विधायिका के। एक है लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो ये संसद क्या है, केंद्र की जो विधायिका है वो द्विसदनीय है, दो नहीं बोलते, द्विसदनीय है। एक लोकसभा और दूसरे राज्यसभा। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर संसद की जरूरत क्या है, आखिर हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, संसद की जरूरत क्या है। तो जैसे हमने देखा संसद किसको कहते हैं, विधायिका को। तो विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। तो विधायिका सिर्फ कानून ही नहीं बनाती, संसद सिर्फ कानून ही नहीं बनाती, बल्कि कानूनों को बनाने के अलावा और भी काम होता है संसद में। जैसे विचार होता है, बहस होता है, सहयोग होता है, समायोजन होता है, कई काम उसमें हमें देखने को मिलता है, वाद विवाद, कई बार लड़ाइयाँ भी देखने को मिलती हैं। तो संसद एक तो कानून बनाना उसका महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा और भी काम क्या होते हैं कि संसद बहस के लिए मंच उपलब्ध करा देती है। संसद बहस के लिए देश के मुद्दों पे, चाहे किसी भी मुद्दों पे बहस के लिए मंच उपलब्ध कराती है। तो संसद हमें एक मंच देती है जहाँ देश की समस्याओं के ऊपर हम जाके बहस कर सकते हैं। तो संसद का पहला काम कानून बनाना। दूसरा काम है संसद हमें बहस के लिए एक मंच उपलब्ध करा देती है। तीसरा काम कि संसद क्या है, देश के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधि करती है। देश के सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधि कर, सभी वर्ग मतलब अमीर से गरीब तक, क्षेत्रों का भी कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका भी प्रतिनिधि करती है। ठीक है, तो दूसरा इसका काम है कि सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का प्रतिनिधि करती है, बहस का मंच उपलब्ध करती है, कानून बनाती है। इसके अलावा संसद क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो संसद हमें क्यों चाहिए, एक बार देख लो। संसद का सबसे पहला काम है कानून बनाना, कानून बनाना। दूसरा काम है बहस के लिए मंच, ठीक है, उपलब्ध कराना। ठीक है, तीसरा हम इसका काम सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधि करना, सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधि करना। ठीक है, एक और काम देख लेते हैं संसद का, कार्यपालिका पर
कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, तो ये संसद, अगर ये है कि संसद हमें क्यों चाहिए, तो संसद का जो पहला काम है वो है कानून बनाना, सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा ये बहस के लिए हमें एक मंच उपलब्ध करा देती है जिसपे देश के समस्याओं पे बहस हो सकता है। और तीसरा काम है देश के सभी वर्गों जैसे दलित, पिछड़ा, सभी वर्गों का क्या प्रतिनिधि करती है संसद। और चौथा कि ये कार्यपालिका पे महत्वपूर्ण तरीके से नियंत्रण रखती है। तो इसका भी ये भी एक महत्वपूर्ण काम है कि कार्यपालिका पे नियंत्रण करती है। तो संसद हमें क्यों चाहिए, अगर एक क्वेश्चन है तो आपको यही 4 पॉइंट्स लिखने हैं कि संसद कानून बनाती है, सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधि करती है, बहस के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है, और लास्ट में कि ये कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो ये संसद की जरूरत पे है। लेकिन फिर ये आता है कि हमें 2 सदनों की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारी जो केंद्र की विधायिका है संसद, वो 2 सदन है। ठीक है, 2 सदन मतलब एक लोकसभा और एक राज्यसभा, 2 सदनात्मक हमारी संसद है। ठीक है, राज्य की विधायिका क्या है, जो विधानमंडल है वो 1 सदन भी है, 2 सदन भी, तो बाद में देखेंगे कि जो केंद्र की विधायिका है इसके 2 सदन है। ठीक है, एक है लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। तो सवाल उठता है कि क्या हमें एक सदन से काम नहीं चल सकता था, चाहे एक सदन से हमारे सारे काम नहीं हो सकते थे कि 2 सदनों को बनाने की जरूरत पड़ी। आखिर संविधान निर्माताओं ने 2 सदनों की व्यवस्था क्यों की, संसद के 2 सदन क्यों बनाए, तो इसके पीछे कुछ कारण है कि आखिर हमें 2 सदनों की जरूरत क्यों है। तो पहला कारण है कि 2 सदन होने से मान लो कि एक ही कानून पे 2 बार चर्चा हो जाती है। अगर गलती से किसी एक सदन ने किसी कानून को पास कर दिया और देश हित में नहीं है, देश का उससे भलाई नहीं हो सकता, देश को नुकसान होने वाला हो, तो दूसरे सदन में जब ये मामला जाएगा तो और उनको लगता है कि नहीं इससे देश का नुकसान हो सकता है, तो वो सदन इस कानून को रोक सकती है। तो किसी भी कानून पे 2 बार चर्चा हो जाती है, 2 बार चर्चा के बाद उसमें जो कमियां होती है वो खत्म हो जाती हैं। तो 2 सदनों की जरूरत क्यों है, पहला है कि किसी भी कानून पे, किसी भी बिल पे 2 बार इससे चर्चा हो जाती है। दूसरी बात कि इससे क्या होता है कि सभी क्षेत्रों का, मतलब लोकसभा में अगर प्रतिनिधि नहीं है तो राज्यसभा में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधि दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए 2 हमें संसद की जरूरत, 2 सदनों की जरूरत पड़ी। तीसरा कि अगर किसी कारण से एक सदन नहीं चल रहा है, जैसे लोकसभा क्या है भंग है, तो लोकसभा जब भंग है तो उस दौरान हमें राज्यसभा से क्या होता है कानून निर्माण किया जा सकता है। तो जब एक सदन व्यवहार में नहीं है, नहीं चल पा रहा है, किसी कारण से भंग है, तो दूसरे सदन में हम कानून का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए हमें 2 सदनों की जरूरत पड़ती है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी भी कानून पे 2 बार चर्चा हो जाती है। ठीक है, देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधि देने के लिए भी 2 सदनों की जरूरत है। और तीसरा कि अगर किसी कारण से लोकसभा का सत्र नहीं चला जाए, लोकसभा भंग है, तो उस दौरान अगर हमें कानून की जरूरत पड़ती है तो राज्यसभा के माध्यम से हम कानून बना सकते हैं। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने 2 सदनों की व्यवस्था की, जिसको हम कहते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। मतलब संसद के 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो अब आप देखें कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, इनके क्या नियम से कैसे। ठीक है, तो पहले हम देखें लोकसभा। तो लोकसभा संसद के एक निम्न सदन है। ठीक है, इसको निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन प्रथम सदन है। तो संसद लोकसभा क्या है, लोकसभा निम्न सदन है लेकिन प्रथम सदन है। इसको जनता का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय मतलब कि चूंकि इसका चुनाव क्या है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि जनता में लोकप्रिय होता है। तो पहला क्या है कि ये निम्न सदन है, और दूसरी कि ये उच्च प्रथम सदन है। ठीक है, निम्न सदन और प्रथम सदन, और ये लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है। 3 नाम होते हैं। ठीक है, एक तो निम्न सदन, प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन। इसके अलावा जो इसके मेंबर होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, डायरेक्ट इनको जनता चुन के भेजती है।
ठीक है। तो इनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष सदन भी है कि मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधि करती है, ठीक है। तो ये जनता का प्रतिनिधि करती है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल की एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोकसभा है वो स्थायी सदन नहीं है, अस्थायी सदन है। मतलब ये 5 साल के बाद ये खत्म हो जाती है, फिर दोबारा चुनाव होता है, तो ये अस्थायी सदन है। उससे पहले भी किसी कारण से भी लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, तो ये अस्थायी सदन है, ठीक है। ये दूसरा सदन, पहला सदन है निम्न सदन है, ठीक है। इसके सदस्य 5 साल के लिए चुन के आते हैं, तो ये स्थायी भी नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले कि लोकसभा क्या है। एक तो लोकसभा निम्न सदन है, निम्न सदन है। दूसरा निम्न सदन के अलावा ये प्रथम सदन है, प्रथम सदन है। इसके अलावा लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन। एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। इसके अलावा लोगों का प्रतिनिधि करती है, लोगों का प्रतिनिधि करती है। 25 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 25 साल चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 545 इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 545। तो 545 में से क्या होता है कि 2 सदस्य को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन जो लोग होते हैं उनको 2 को डायरेक्ट नॉमिनेट कर लेते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उनको ऐसे बिना चुनाव के ही मनोनीत कर लेते हैं, चाहे नॉमिनेट कर लेते हैं। और 543 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, ठीक है। तो 543 सदस्य में से 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं और बाकी जो बचते हैं वो राज्य से चुन के आते हैं। तो लोकसभा में 545 सदस्य है, उसमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत कर लेते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में 545 सदस्य है, अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं। और इन सदस्यों में से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और मनोनीत कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, ठीक है। और बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, ठीक है। तो ये लोकसभा के बारे में इतने ध्यान रखने की ये निम्न सदन है, प्रथम सदन है और ये लोकप्रिय सदन है, अस्थायी सदन है, मतलब ये स्थायी नहीं है, 5 साल बाद इसका चुनाव होता है। और इसके अलावा इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब हम देखते हैं राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा सबसे पहले क्या है कि ये उच्च सदन है। जब लोकसभा निम्न सदन हो गया तो ये उच्च सदन होगा, लेकिन लोकसभा प्रथम सदन था तो ये द्वितीय सदन हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में जनता का प्रतिनिधि लोकसभा करती है, लेकिन ये राज्यों का प्रतिनिधि करती है, ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधि करती है। लोकसभा में सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं वो राज्य के विधानसभा के सदस्य चुन के भेजते हैं, ठीक है। तो इनका चुनाव कैसे? तो राज्य के विधानसभा के सदस्य चुनकर इनको भेजते हैं, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। इसके अलावा इसके मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और इसका जो अभी वर्तमान में जो इसके सदस्य है 245 हैं, ठीक है। और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति कला, साहित्य और विज्ञान के माध्यम से जो अच्छा काम करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करते हैं, तो उन्हीं लोगों में से 12 लोगों को राष्ट्रपति डायरेक्ट ले सकते हैं इस सदन में, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक तो उच्च सदन है, उच्च सदन है, ठीक है। दूसरी बात कि ये द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन है। तीसरी बात कि ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। चौथी बात कि इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष, मतलब इसका कार्यकाल, मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसमें जो 245 सदस्य होते हैं, ठीक है। 12 सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति कला, साहित्य और विज्ञान और समाज के क्षेत्र से करते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, वो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ते, तो उन सदस्यों को डायरेक्ट राष्ट्रपति ले सकते हैं, 12 सदस्य, ठीक है। इसके अलावा ये राज्यों का प्रतिनिधि करता है, राज्यों का प्रतिनिधि करता है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करता है, ठीक है। तो 11वीं क्लास के ऐसे बहुत से अंतर है, लेकिन आपको इतने पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि राज्यसभा क्या है, एक उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और ये 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस आधार पे, जो कला, साहित्य और विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करते हैं तो उन्हीं लोगों में से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर लेते हैं। इसके अलावा राज्यों का प्रतिनिधि ये करता है, राज्यों का प्रतिनिधि करता है। और इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जो उम्र होती है वो 30 साल होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो उम्मीदवार बनते हैं राज्यसभा के लिए, उनकी एज 30 साल होती है। तो ये इसमें ध्यान रखना है, और ये लोकसभा में ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इतने 11वीं क्लास के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, एक तो विधायिका क्या है, तो विधायिका कानून बनाने वाली सरकार, कानून जो बनाती है उसको विधायिका कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमें विधायिका की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें संसद क्यों चाहिए, तो संसद के बताया 3 कारण से हमें संसद चाहिए। 2 सदनों की जरूरत क्यों है, वो भी देख लिया हमने कि हमें 2 सदनों की जरूरत क्यों है। और 2 सदनों में से एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ये भी देख लिया हमने कि लोकसभा और राज्यसभा के क्या सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो आगे हम बाकी इसके टॉपिक्स के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाओ, ठीक है। और ऐसी आप पूरा डिटेल्स में एकदम आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि अगर कोई दिक्कत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और स्वस्थ रहिए।